भाई राजस्थान में एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ ऐसा ही चरितार्थ होता दिखा इस बार के आरएस मुख्य परीक्षा के पेपर में, जब इकोनॉमी का पेपर मेरे सामने आया। जिस कंटेंट पर हमने पिछले 6 महीने तैयारी की, उस कंटेंट में से सीधे सीधे 90% क्वेश्चन हमारी पीडीएफ में से दिए गए। यकीन नहीं होता? चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं आज आरएस मुख्य परीक्षा के पेपर 1 के इकोनॉमी सेक्शन की, जहां से इस बार 65 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से हिस्ट्री के बारे में बात की थी और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या सेग्रीगेशन रहा, किस हिस्से में से कितना पूछा गया, सिलेबस में कहां कहां से प्रश्न आए और इनके मॉडल आंसर्स क्या है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर आप जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कहां से क्या पूछा गया। 3 सेक्शंस में हमारा जो आरएस का इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था। इन तीनों से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे गए। अगर बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, तो कुल मिलाकर के 6 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 29 मार्क्स टोटल कवर हुए आउट ऑफ 65। ठीक है, ये गलत है, यहाँ 65 होगा। तो 65 में से आपके 29 नंबर के प्रश्न सीधे सीधे राजस्थान से कवर किए, जिनमें 2 छोटे प्रश्न थे, 3 5 नंबर वाले प्रश्न थे और एक बड़ा प्रश्न था। बात करें अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में से छोटे प्रश्न 3 थे, 5 नंबर वाले 2 प्रश्न थे और एक 10 मार्क्स का था। विश्व की अर्थव्यवस्था में से अब की बार छोटे और 5 नंबर के मार्क्स नहीं पूछे गए, लेकिन एक बड़ा प्रश्न पूछा गया था जो सीधे सीधे 10 नंबर कवर करता था। तो कुल मिलाकर के ये हमारा डिवाइड हो जाता है यहाँ पर पूरा का पूरा जो मार्किंग सिस्टम है, आउट ऑफ 65 कहां कहां से क्या पूछा गया। सिलेबस को एक बार हम देख लेते हैं, जो हमारा सिलेबस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय अर्थशास्त्र पहला हिस्सा है सिलेबस का, जिसमें जो टॉपिक्स है मेन, उनमें कृषि आता है। कृषि के बाद आपका खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र, स्थिति कीमतें, मांग पूर्ति प्रबंधन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध और नवीनतम वित्त आयोग, ठीक है। इसी तरह से बजटीय प्रवृत्तियां और राजकोषीय नीति, भारत में कर सुधार, राजस्व व्यय, आर्थिक गतिविधियों में सरकार की भूमिका और सामाजिक क्षेत्र की जो योजना है वो सारा इसमें सम्मिलित है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आपके जो 3 संस्थाएं हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन, और इसके साथ में आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक कवर होता है। राजस्थान का, तो राजस्थान में तो आपका पूरा जो इकोनॉमिक रिव्यू है, उसी में से पूरा का पूरा पोर्शन कवर होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इकोनॉमिक रिव्यू से बाहर कुछ नहीं आता है, और इस बार भी आप देख लेना, भी इकोनॉमिक रिव्यू से बाहर कुछ भी नहीं आया। तो सबसे पहले प्रश्न पर अगर हम आए, तो पहला प्रश्न था हमारा, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व में क्या क्या सम्मिलित है। और इस प्रश्न का उत्तर ये रहा आपके सामने। ये हमारे आरएस जंक्शन के जो नोट्स हैं, उसके पेज नंबर 64 पर, इंडियन इकोनॉमी के पेज नंबर 64 पर मैंने ये टेबल बनाई थी स्पेशली, क्योंकि मुझे पिछली बार भी ऐसा प्रश्न पूछा गया था। राजस्व से जुड़े हुए जो हमारा बजट होता है, उसके जो अलग अलग पक्ष हैं, ठीक है, उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न मैंने बनाया था। तो आप देख सकते हैं, गैर कर राजस्व के जो हिस्से हैं, उनमें वाणिज्यिक राजस्व होता है, लाभांश होते हैं, प्रशासनिक राजस्व होता है और विदेशों से अनुदान होता है। प्रशासनिक राजस्व में आपके शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना और दंड, जब्ती और राजगमन जैसी सारी चीजें सम्मिलित होती है। ठीक है, तो ये आपको लिखना था, स्ट्रेट सामने सिंपल दिया हुआ था, आरएस जंक्शन के नोट्स में से भी कवर हुआ है। ठीक है, तो पहले प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पहला ही प्रश्न आपका सीधा नोट्स में से आ गया। फिर हम देखते हैं अगला, सेकंड प्रश्न था हमारा, ज्ञान संकल्प पोर्टल। दोस्तों, इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान जो है ना, वहां से ये प्रश्न सीधा सीधा आया है, वहां पर ये कवर किया गया था। और मैंने जब अब की बार आपको इकोनॉमिक रिव्यू दिया था, तो मैंने एक नवाचार किया था। लगभग 300 से ज्यादा छात्र इस चीज के गवाह हैं, जिन्होंने आरएस जंक्शन ऐप से हमारा इकोनॉमिक रिव्यू परचेज किया था, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने हमारा जो जीएस पेपर 1 2 3 के, लगभग 100 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट थे जिनको मैंने मई में जीएस 1 2 3 पेपर का पूरा नोट्स दिया था, और उन्होंने भी ये देखा होगा कि ज्ञान संकल्प जो मैंने जितनी भी योजनाएं थी, उनको अलग अलग कैटेगरी में माइंड मैप के थ्रू डिवाइड किया था। और यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में आपके ये ज्ञान संकल्प पोर्टल आता है। तो 2 नंबर का प्रश्न था, आपको बताना था कि क्या है।
तो आप सीधा बता सकते थे कि सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानदाताओं भामाशाहों से क्राउड फंडिंग करने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा उसका आंसर यहाँ पर सामने। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपके हमारे नोट्स में से ये कवर हुआ, क्योंकि हमने नोट्स को इसी तरह से सेग्रीगेट किया था ताकि आप 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के आंसर्स दे पाए। यहाँ पर ये 2-2 नंबर के हिसाब से पूछे जाने के हिसाब से मैंने इस तरह के नोट्स तैयार किए थे। अगला जो प्रश्न आया था आपका वो था अंतरिम बजट में केंद्र सरकार द्वारा घोषित 3 रेलवे गलियारे। तो अंतरिम बजट हम कवर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उम्मीद यही थी कि जनवरी जो है उससे पहले वाला ही जितना भी जो आपका है वो सिलेबस पूछा जाएगा। तो ये 3 रेलवे गलियारे आपके सामने हैं, ऊर्जा खनिज और सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। ये 3 गलियारे थे। अधिकांश अभ्यर्थियों का ये गलत हुआ है क्योंकि राजस्थान के बजट पर फिर भी हमारा फोकस रहता है, लेकिन इंडिया के बजट पर हम नहीं रख पाते। लेकिन अब हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि इंडिया का बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमी एक ऐसा विषय बन चुका है जहां से आप बहुत अधिक मात्रा में नंबर ले सकते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं हर प्रश्न का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था वो था मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को समझाइए। और दोस्तों चूंकि मुद्रास्फीति वाला टॉपिक आपके इंडियन इकोनॉमी में है, तो वहीं से हम इस प्रश्न को मानेंगे कि वहीं से पूछा गया है। मैंने आर एस जंक्शन की जो हमारी पीडीएफ दी थी मैंने आपको, उसके पेज नंबर 44 पर ये मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को बहुत अच्छे से समझाया था। मैंने इसके लाभ और हानियों की तुलना करते हुए इसकी परिभाषा दी, और उसके बाद में आगे मैंने इसी में देखिए वर्तमान जो मुद्रास्फीति लक्ष्य हैं उनको भी दर्शाया था कि किस तरह से आरबीआई के परामर्श से 5 साल में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। ये चीज आपको इसमें लिखनी थी। इसके बाद मैंने बताया कि 5 अगस्त 2016 को किस तरह से ये 2021 के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति को 4% ±2 करने की बात कही गई थी, और फिर उसको बाद में 31 मार्च 2026 तक अद्यतन भी किया गया था। यहां से आपको 4 पॉइंट उठा करके लिखने थे और आपके 2 नंबर पक्के थे। तो देखिए ये भी कवर हुआ नोट्स में से। नेक्स्ट प्रश्न आपका जननी सुरक्षा योजना, सीधा सीधा राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू में से। लेकिन इकोनॉमिक रिव्यू में ऐसे दिया हुआ नहीं था, मैंने जानबूझ के इस तरह बनाया क्योंकि आजकल अभ्यर्थियों की डिमांड रहती है कि सर आंसर देते समय हम लाइन टू लाइन लिखें या फिर कुछ बॉक्सेस बनाकर रखे लिखें। तो इस बार मैंने बॉक्सेस में ही चीजें दी ताकि हमको पॉइंट्स याद हो सके। जनरली हम जब लाइन लिखते हैं तो वो पॉइंट्स याद नहीं हो पाते, लेकिन नोट्स को ही अगर हम इतने ईजी कर दें कि वो याद होने लायक हो जाए, तो इस बार हमने पूरे ही नोट्स इसी तरह बनाए थे। आगे भी मैं क्लासेस जब लूंगा आपको और हम बात करेंगे अपने अगले पोर्शंस की, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो हमारा एथिक्स हो, हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से नोट्स को इस तरह सेग्रीगेट किया गया था। तो राजस्थान जंगली सुरक्षा योजना, सीधा उद्देश्य पहले शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य था। इसको कब लागू किया गया था? 2011 से भारत और राजस्थान सरकार 60:40 में वहन करती है। अब आप जितने पॉइंट लिख पाओगे उतने ही नंबर आपके हैं, आधा आधा नंबर आप एक एक पॉइंट का मान लो। फिर क्या क्या लाभ है? गर्भवती महिलाओं शिशुओं को संस्थागत प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, दवाइयां, सामग्री, लेब की जांच, गर्म भोजन, रक्त सुविधा और परिवहन की सुविधा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। सिंपल सा प्रश्न, लेकिन वो सिंपल उन्हीं के लिए जिन्होंने ढंग से रिवीजन किया होगा, और रिवीजन के लिए बेहतर नोट्स होना भी जरूरी है। पेज नंबर 98 पर हमारे ये दिया होता है। फिर आता है स्वामित्व योजना, बहुत ही अच्छा प्रश्न 5 नंबर का। और देखिए हमने मेहनत की तो उसका परिणाम भी मिला है। मैंने आरएस जंक्शन के नोट्स में इस बार बहुत क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि बहुत टिपिकल होता है लर्निंग करना। लर्निंग को इजी करना है तो पॉइंट्स में सेग्रीगेट करना पड़ेगा, नेमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, चीजें दिखनी चाहिए। तो मैंने जैसे पूरा नाम इसका लिखा है यहाँ पर, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मैं तो ऐसा कैसा लिख करके आया हूँ क्योंकि मुझे याद था, मैंने बनाया है नोट्स को, दिया है आपको हमारी टेस्ट सीरीज में, तो मेरे को याद थे। फिर उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसके ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना, ताकि ग्राम पंचायत जो अधिनियम है उसके अंतर्गत पट्टा जारी किया जा सके। इसके शुभारंभ कब हुआ? 24 अप्रैल 2021 से सभी राज्यों में इसको शुरू किया गया।
ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसके कुछ लक्ष्य हैं जो आप देख सकते हैं, सामने है आपके। पहला लक्ष्य था इसका, ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण और बाकी लाभ के रूप में अपनी परिसंपत्ति, मतलब क्या होता है, अभी तक उनके पास कोई पट्टे नहीं थे, जैसे शहरों में आप क्या देखते हो, जेडीए पट्टे हुआ करते हैं, तो उन जेडीए पट्टों का प्रयोग करके और लाभ लिया जा सकता है। लेकिन यहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी, और इस बार इन सुविधाओं को देने का प्रयास इन्होंने किया। चलिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो फिर उसके बाद में ग्रामीण नियोजन हेतु सटीक भूमि अभिलेख और जीआईएस नक्शों का निर्माण। तो गांव में अगर डेवलपमेंट करना है, उनको बसाना है, वहां पर कोई भी भौतिक सुविधाएं देनी है, तो उसके लिए भी ये काम आएगा। और संपत्ति के विवादों का निपटारा। कौन कौन भागीदार थे? राज्य के राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और पंचायती राज मंत्रालय। इन सब ने मिलकर के और इसे लागू किया था। बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे यदि आपने इसे देखा हो। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न था राष्ट्रीय रसद नीति का। दोस्तों ये प्रश्न हमसे छूट गया। उसका छूटने का कारण ये था कि सितंबर 2022 में राष्ट्रीय रसद नीति आई थी, तो मैंने उस समय करंट में इसको कवर किया था। लेकिन जब 2023 में करंट आए, उस समय हमारा प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी चल रही थी, पर इसीलिए मैंने सितंबर के करंट तैयार नहीं करवाए थे, क्योंकि 1 अक्टूबर को पेपर था, तो 10 सितंबर तक के ही करंट ज्यादातर कवर हो पाए थे। 17 सितंबर को इस पर एक पीआईबी में लेख आया था, राष्ट्रीय रसद नीति पर। ठीक है, हालांकि अगर नोट्स में किसी ने अपडेट किया होगा तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आया होगा। तो इसमें बताया गया था कि कैसे जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, उसके साथ में जोड़ करके और लॉजिस्टिक्स की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके लक्ष्य लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो इंटरनेशनल लेवल पर आता है उसमें सुधार करना, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में भारत को इसमें शामिल करना, और डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना सम्मिलित थे। अब इसके बहुत सारे हिस्से थे, जिन पर भी 8 कार्य क्षेत्र इसके दिए गए थे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इसको किस तरह से लिखा, जिसने पढ़ा होगा उसने तो डेफिनेटली ढंग से लिखा होगा। मैं भी इसको नहीं पढ़ पाया था, तो मेरा ये प्रश्न कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं गया है। ठीक है, तो मेरा भी प्रश्न थोड़ा सा ढीला ढाला ये रहा, बट एक की पूर्ति दूसरी जगह होती है, वो वाली बात है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आया, छठा राज्य वित्त आयोग। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ना केवल हमने इसको इकोनॉमिक रिव्यू मतलब राजस्थान इकोनॉमी वाले सेक्शन में कवर किया, बल्कि इसके साथ साथ हमने इसको जो हमारा वित्त आयोग वाला जो सेक्शन था वहां पर भी कवर किया था। तो इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर सीधा सीधा मैंने तुलना की थी 15वां और छठा राज्य वित्त आयोग की। किसके संदर्भ में? पंचायती राज संस्थाओं के। तो ये पूछा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए छठे वित्त आयोग के द्वारा क्या प्रावधान किए गए, क्या सिफारिशें की गई है। तो ये सिफारिशें, पहले तो आप इसका थोड़ा सा ब्यौरा दे सकते हो, ठीक है, हल्का सा, कि 13 अप्रैल 2021 को गठन, अवधि प्रद्युम्न सिंह इसके अध्यक्ष थे, अशोक लाहौटी और रावत लक्ष्मण सिंह इसके सदस्य थे। इसने 2020-21 और 2021-22 के लिए जो सिफारिशें की, वो यहाँ पर दे रखी थी कि राज्य के शुद्ध कर राजस्व में 6.75% हिस्सा, ठीक है, किनको दिया जाएगा? इनको। बटेगा कैसे? जिला परिषद को 5%, पंचायती समिति को 20 और ग्राम पंचायत को 75, 2011 की जनगणना के अनुसार। काम में कैसे लेंगे? काम में लेंगे अनुदान की राशि का 55% मूलभूत विकास के लिए, 40% राष्ट्रीय राज्य योजनाओं के लिए, और 5% राशि विभिन्न कार्यों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए। ये इसमें आपको करना था, बहुत सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिवाइड करके दिया था ताकि आसानी से चीजें हमें याद रह सके। ठीक है, फिर आता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी हमने कवर किया हमारे इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी योजनाओं की। तो 6 से 7 योजनाएं थी खाद्य प्रसंस्करण वाले पॉइंट में। ठीक है, और उसमें मैंने ये योजना दी थी कि इसका उद्देश्य देखो, बुनियादी ढांचे का विकास करना। अब इसके कीवर्ड्स आपको लिखने थे। कीवर्ड्स क्या क्या थे? फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण करना, कोल्ड चेन परियोजना डेवलप करना, मेगा फूड पार्क डेवलप करना, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण करना, ऑपरेशन ग्रीन परियोजनाएं, और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना। ये सारे एक एक करके आप अगर पॉइंट लिखते हैं, आसानी से इसमें हम 4 नंबर 4+ नंबर्स जो है इसमें ले सकते थे। फिर आता है निवेश संवर्धन ब्यूरो। एक बार फिर से राजस्थान इकोनॉमी से एक और प्रश्न। ठीक है, बहुत उम्मीद थी मेरे को कि ये प्रश्न आएगा, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था। तो निवेश संवर्धन ब्यूरो पे ये देखिए, आर्य जंक्शन के हमारे नोट्स में से मैंने
किस तरह से चीजों को जोड़ने की कोशिश की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कई बार शेयर किए थे ये स्क्रीनशॉट, नीतियों के जितने भी थे और जितने भी हमारे, चाहे वो रिको हो चाहे निवेश संवर्धन ब्यूरो, इनके सबके शॉर्ट्स मैंने बहुत दिए, और जिनने देखा उनको इनका लाभ भी मिला होगा। तो निवेश संवर्धन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? ये पहला काम तो इसका होता है, नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है ये। 10 करोड़ से ज्यादा का जो निवेश प्रस्ताव होते हैं उनके लिए जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता की समिति है उसकी। इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम के द्वारा ये जोड़ती है विभिन्न प्रकार के जो हमारे निवेशक हैं उनको। इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो कि आयोजित की गई थी अक्टूबर में, 7-8 अक्टूबर को, ठीक है। और इसी तरह से फिर बिजनेस को ईज करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और वन स्टॉप शॉप प्रणाली, इन 5 बिंदुओं को कवर करते हुए आपको अपना उत्तर लिखना था, क्योंकि कार्यों के बारे में पूछा गया था। चलिए, अब आगे आता है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। ये 10 नंबर में पूछा गया, लेकिन ये प्रश्न 10 नंबर वाला था नहीं। इसमें इतना कुछ आपके पास होता नहीं है बताने के लिए। तो बाह्य सहायता परियोजनाएं जितनी भी हमारी थी उनको मैंने इस तरह से टेबल्स में कवर अप किया था, मतलब याद नहीं होता तो मैंने क्या किया कि जैसे जलापूर्ति जायका की जिम्मेदारी है, तो याद करने के तरीके, तो रोड बनाने का काम एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक का है, तो एडीपी ने विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक ने निवेश कार्यक्रम, इस तरह से चीजों को याद करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों योजनाओं को एक साथ इसलिए लिखा था ताकि हमें ये पता रहे कि अगर दोनों में से जलापूर्ति की कोई भी योजना जाए तो किसने शुरू की, जायका ने। तो जायका के द्वारा इनको फंडिंग किया गया। 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुद्धार और जीर्णोद्वार का कार्यक्रम। कौन कौन से जिले हैं? अब इसमें आपको अपना दिमाग लगाना था, बहुत सी चीजें। भाई सिंचाई सुविधाएं विकसित कर रहे हो तो कैसे रोजगार को ये बढ़ा सकती है, तो हम दिखा सकते थे कि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होने से किस प्रकार से कृषकों के पास फसली विविधता के साथ साथ 2 बार फसल लेने का मौका उनको मिलता है, ठीक है। इस तरह से उनको किस तरह से मदद होती है। फिर उसके बाद पशुपालन में भी कैसे ये मदद कर सकता है, क्योंकि पशुओं के लिए हरे चारे की और इनकी व्यवस्था हो सकती है। और इस तरह से आपको इकोनॉमी से जोड़ते हुए चीजों को बताने का प्रयास करना था। तो हमारी बुक्स में, नोट्स में इतना ही दिया हुआ था, इतना ही हमने कवर किया। हालांकि ये इस तरह का इस बार आरपीएससी का जो पैटर्न है वो अलग लगा है, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहां 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ, दो जैसे शायर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन उसको 5 में पूछ रहा है, लॉ वाले सेक्शन में जो हमारे एक्ट है काश्तकारी अधिनियम उसमें। तो इस तरह के प्रश्न भी अब की बार पूछे गए हैं, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दिक्कत इसमें हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सीधा सीधा देखिए, ये तो हमने हमारे इकोनॉमिक रिव्यू में दिया था इस तरह से बना करके, तो जिसमें कब से शुरू हुआ, कौन कौन सी फसलें हैं, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान कितना दिया जाता है, कृषकों से प्रीमियम राशि कितनी ली जाती है, वो सारा हमने यहाँ पर बताया। और फिर मैंने इंडियन जो हमारी इकोनॉमी का जो सेक्शन था उसमें भी इन चीजों को एक एक करके और डाला था। अब इसमें आप और भी नई चीजें डाल सकते थे, ड्रोन तकनीक का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा रिपोर्टिंग के लिए 72 घंटे का प्रावधान, एप्लीकेशन के माध्यम से सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जो भी किसान है उनको पहले से ही इसके अंदर सम्मिलित कर लिया जाता है, हालांकि वे इससे बाहर भी जा सकते हैं। किस तरह से लोगों का बीमा आधार बढ़ा है, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड करके और अपना उत्तर दे सकते थे। और अब अंत में हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमी की पीडीएफ तो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल कराई थी, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन पे भी थी और मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी। और उसमें देखो स्ट्रेट मैंने ये चीज कवर की थी, राष्ट्र स्तर पर निर्धारित योगदान क्या होता है, मतलब भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर किए जाने वाले प्रयास, ये टॉपिक था। और उसमें मैंने डिस्कशन किया था कि देश स्वयं निर्धारित करते हैं कि संधि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या योगदान करना है, और इसी को एनडीसी का नाम दिया गया है। इसके बाद में एनडीसी क्या है, तो मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर कि हमारे 2000 जो पहले जो शुरुआत में हमने एनडीसी दिए थे, ठीक है, फर्स्ट एनडीसी, वो क्या है पहले तो ये दिखाया। और फिर वर्तमान में जो हमारे 3 जो एनडीसी हैं उनको भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाया है। और फिर उसके बाद में आप सरकार के जो प्रयास हैं उनको भी इसमें डाल सकते थे, बाकी जैसे सोलर ऊर्जा के लिए या बाकी चीजों के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, पंचामृत जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन चीजों को आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ तक आपका 5 नंबर का ही कवर होता है। एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आपको और भी चीजों की जरूरत थी। इतना सब कुछ कवर हो गया है, इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को फार से क्या। भाई 4 बार एग्जाम देने के बाद और कुछ तो आया ना हो, लेकिन अनुभव जरूर आया है। और उसी अनुभव को आपके साथ साझा करने के लिए एमर्स नाम से हम दोबारा से टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं पूरे साल भर के लिए। ये कोई ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जिससे शुरू कर दिया और भूल गए, नहीं सर।
आप लोगों के साथ समस्या क्या होगी, अभी वैकेंसी नहीं है तो मोटिव नहीं है, लेकिन तैयारी का स्तर हमारा बेहतर है, तो वो तैयारी का स्तर बेहतर बना रहे ये जरूरी है। हो सकता है आपके इस बार पेपर अच्छे नहीं गए, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अगली बार भी ऐसा हो? अगर नहीं चाहते हैं तो इसलिए आपको अभी से इसी वक्त से शुरुआत करनी होगी, और ये शुरुआत होगी एमर्स के साथ में। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, 52 टेस्ट हम इसमें देने वाले हैं, 26 प्रीलिम्स 26 मेंस। सेक्शनल टेस्ट 10-10 हैं, लेकिन फुल टेस्ट हमारे 16-16 इसमें हमने रखे हैं, ताकि आपका बार बार रिवीजन हो सके और आप फुल टेस्ट के आदी हो सके, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। क्योंकि फुल टेस्ट बताते हैं हमारी असली तस्वीर कि हम कितने पानी में हैं और कितने दूर। ठीक है, तो ये शुरू हो रहा है 25 अगस्त से। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन सेंटर सांगानेर में, जयपुर, थोड़ा दूर पड़ता है, 6 किलोमीटर पड़ेगा गोपालपुरा अगर आप रहते हैं वहां से। लोकेशन भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, क्योंकि दोनों ही मीडियम में हमारे पास टीचर्स अवेलेबल है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हीं से हम कॉपियां चेक करवाते हैं। टेरा गैरा नत्थु खेरा आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, ये ध्यान रखें। और ये है वो नोट्स जिनमें से सारी चीजें कवर हुई, ये भी अवेलेबल है। ठीक है, और हमारी टेस्ट सीरीज में 2000 रुपीज का ये कोर्स है जो आपको ऐप पर अवेलेबल है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अलग से। इसके जो जितने भी नोट्स हैं वो हम हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने वाले लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज में सीधा सीधा अभी 25 अगस्त से शुरू होगी, इसलिए मैंने अभी से बताना शुरू किया ताकि एक महीने में आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, और फिर जैसे ही टेस्ट आए आप देना शुरू करें। तो 30% का डिस्काउंट हम इसमें देंगे। तो जो 24,999 है इसकी रेट, उसको 17,499 में आपको अवेलेबल हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ये 31 जुलाई तक है, 31 जुलाई के बाद ये 20% हो जाएगा 15 अगस्त तक, और फिर उसके बाद केवल 10%। ठीक है, तो आप सभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आर एस जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या आप मुझे मेरे इन दिए हुए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे नोट्स जिन पर आप देखिए रिव्यूज। राजेंद्र सिंह राजपुरोहित जो कि हमारे स्टूडेंट भी हैं, 99 रैंक 2021, इन्होंने भी ये नोट्स मेरे लिए बताया, नाइस कोर्स वेल डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आर एस मेन सिलेबस। और जब पेपर हुआ था उसके बाद जब मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि सर आपके नोट्स की वजह से बहुत मजा आया आपकी बार पेपर करने में, सीधे टू द टॉपिक चीजें याद की हुई थी, खास करके छोटे सब्जेक्ट्स में भी आपने जो कंटेंट दिया उससे काफी क्वेश्चन पूछे गए। जो आउट ऑफ द ट्रेंड क्वेश्चन पूछे गए वो तो देखो कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन जो रिलेटेड टर्म्स में जो क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम यहाँ से कवर हुए। तो आरबीएससी एनसीईआरटी पर बेस्ड है, पर ये मैं नहीं कह रहा, ये टॉपर्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नरेश बाबल जो खुद मेरे ही डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव में लगे हैं, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं प्लेटफॉर्म से, उन्होंने भी लिखा, उन्होंने अपनी रैंक भी यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, और इसी तरह से और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं, मेन सबकी बार दिया है, और उनके सारे सबकी ये लेटेस्ट जून 6, जून 7, जून 8, जून 9, ये सारे के सारे जो कमेंट्स हैं ये आपके एग्जाम से जस्ट पहले के हैं, ऐसा नहीं है कि अभी वाला। ठीक है, तो ये रियल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोर्सेज परचेज भी किए और उन्होंने इसका बेनिफिट भी लिया है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो दिख रहा है उसके पीछे ना भागे, बल्कि वो चुने जो आपके लिए बेहतर। असफलताएं सबके जीवन में आती है, लेकिन उनसे सीखना और उस असफलता को दूर करने के लिए आगे की तैयारी उसी समय शुरू कर देना, ये एक समझदार व्यक्ति की निशानी है। आप लोग अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होंगे, लेकिन उसके लिए आपको धरातल पर भी मेहनत करनी होगी। केवल प्रतिज्ञा से काम नहीं चलेगा, और उस कंटिन्यूटी को बनाए रखने में आर एस जंक्शन आपकी मदद करने वाला है इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो आज ही हमसे जुड़े, ठीक है, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए, अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 3 के जो हमारे पेपर्स हैं उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या उनके मॉडल आंसर्स हो सकते थे, उस चीज को हम कवर अप करेंगे। धन्यवाद।